Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 66 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग गॉस प्रमेय की बात पढ़ेंगे। गॉस प्रमेय को अभी हमने प्रूफ किया है। इसके बाद लिखिए एक नोट। ऐसे तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि आवेश बंद सतह के बाहर होता है तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है, लेकिन इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए नोट लिखिए। यदि आवेश बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। यदि आवेश बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध करें कि जब आवेश बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। जब आवेश बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। किसी तरह का डायग्राम बना सकते हैं। डी ओमेगा, यहाँ पर आवेश क्यू जो है बंद सतह के बाहर स्थित है। कहाँ पर? तो बिंदु ओ पर स्थित है। इस क्षेत्रफल का हम लोग मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो DA1 मान लेते हैं। ये पहला क्षेत्रफल है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, DA2 है। DA2 है। इस पॉइंट को C मान लिए, उस पॉइंट को B मान लिए। सतह का क्षेत्रफल नाम दे दीजिए S है और इसमें लिखिए। डायग्राम बनाने के बाद लिखा जाता है, लिखिए तो। माना कि किसी बंद सतह S के बाहर, माना कि किसी बंद सतह S के बाहर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा O को शीर्ष मानकर एक छोटे ठोस कोण डी ओमेगा का एक शंकु खींचा गया है। एक छोटे ठोस कोण डी ओमेगा का शंकु खींचा गया है जो तल S को C एवं B पर काटता है। जो तल S को C एवं B पर काटता है। इसलिए बिंदु C के क्षेत्र DA1 पर विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं कि ∅1 है। ∅1 बराबर कितना, तो -Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, चूंकि विद्युत फ्लक्स बाहर से अंदर की ओर है। हमने आपको बताया था कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है सतह के बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है तो फ्लक्स का मान जो भी आता है ऋणात्मक आता है। इसके बाद लिखेंगे बिंदु B के क्षेत्र DA2 पर
विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स φ2 बराबर प्लस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी ओमेगा। इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि विद्युत फ्लक्स अंदर से बाहर की ओर है, अंदर से बाहर की ओर है, तो अंदर से बाहर की ओर होता है तो पॉजिटिव होता है, इसलिए बंद तल के दोनों क्षेत्रों DA1 और DA2 से कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा प्लस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी ओमेगा। देखिए जितना ये वाला है उतना ये है, लेकिन ये माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या बोले थे कि जब आवेश बंद सतह के बाहर होता है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होता है, तो फाई बराबर 0 लिख लीजिए। इतना उतारने के बाद लिखिएगा कि अतः जब आवेश बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अतः जब आवेश बंद सतह के बाहर स्थित हो तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। अब आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पर जो फ्लक्स का मान है, यानी कि यहाँ के फ्लक्स का जो φ1 है वो माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे है, तो देखिए जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में हमने प्रूव किया था इस तरह से कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R स्क्वायर और इस तरह से था DA कोस थीटा था। तो इसी को हम लोग क्या लिखे थे, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और DA कोस थीटा और बाई R स्क्वायर लिखा था, और DA कोस थीटा का मान हम कितना रखे थे, तो देखिए इस तरह से रखे थे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और DA कोस थीटा का मान रखे थे, DA कोस थीटा बाई R स्क्वायर का वैल्यू कितना रखे थे, डी ओमेगा रखे थे। तो देखिए छोटे से भाग के लिए, तो इसके बाद हम लोग को संपूर्ण भाग का समाकलन किए थे, तो संपूर्ण भाग के लिए ओमेगा का वैल्यू आया था, इसका डी ओमेगा का हो गया था ओमेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग छोटे से भाग ले रहे हैं तो छोटा से भाग के लिए तो हम लोग समाकलन नहीं करेंगे, क्योंकि जब संपूर्ण भाग के लिए लेते हैं तब जाके उसका आएगा वैल्यू डी ओमेगा, लेकिन यदि हम छोटा सा भाग ही रहने दें तो छोटा सा भाग के लिए तो ये डी ओमेगा ही रह जाएगा, यानी कि यह कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए केवल कितना हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो ये भी एक प्रकार का आपका फ्लक्स ही था, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्स के बराबर लिखा गया था इस तरह से, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो देखिए बिंदु C पर जो फ्लक्स का वैल्यू होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू φ1 है, तो कितना हो जाएगा, तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि एरिया का डायरेक्शन जो है किसी भी सतह के लंबवत बाहर के दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रवेश कर रहा है तो एंगल 180 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ फ्लक्स का मान नेगेटिव आता है उसका। तो यहाँ पर लिख दिए कि विद्युत फ्लक्स का मान बाहर से अंदर की ओर है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया है। इसके बाद देखिए बिंदु बी के क्षेत्र DA2 पर विद्युत फ्लक्स जो है d∅2 बराबर भी हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा ही यहाँ पर होगा, क्योंकि हम लोग पूरा भाग लेते हैं तो उसके लिए ओमेगा होता है, लेकिन छोटा सा भाग तो डी ओमेगा ही रहेगा। कारण है कि विद्युत फ्लक्स जो है अंदर से बाहर की दिशा में निकलता है, तो क्षेत्रफल का डायरेक्शन लंबवत बाहर की दिशा में होता है,
और उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होता है, इसीलिए आपका पॉजिटिव आता है। अब देखिए इसके बंद सतह के हम लोग दो भाग से फ्लक्स निकाले हैं, तो दोनों भागों के फ्लक्स को जोड़ देंगे तो बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स निकल जाएगा। तो बंद तल के दोनों क्षेत्र DA1 और DA2 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 5 प्लस फाई 2, तो फाई 1 का वैल्यू इतना रख देंगे, फाई 2 का वैल्यू इतना पुट कर देंगे। देखिए जितना यह नेगेटिव हो उतना ही ये पॉजिटिव है, तो दोनों का योगफल कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि अतः जब आवेश बंद सतह के बाहर स्थित होता है तो बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होता है। इसके बाद एक नोट लिखिए, नोट है कि CGS पद्धति में एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई होता है। CGS पद्धति में एप्सिलॉन बराबर 1/4 पाई होता है। अतः यदि एक कूलम आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर हो तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 4 पाई होगा, 4 पाई होगा। देखिए अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, Q बटा में एप्सिलॉन नोट होता है, ठीक, Q बटा एप्सिलॉन नोट होता है। हम लोग अभी पढ़ें कि CGS पद्धति में एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई। तो देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए, Q बटा में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि यदि बंद सतह के अंदर में आवेश का वैल्यू कितना हो, 1 कूलम हो, यानी Q के स्थान पर कितना रखना है, 1 कूलम रखना है, तो 1/4 पाई, तो 4 पाई आपका पलट के कितना कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यह किसका वैल्यू आया, फ्लक्स का वैल्यू आया। तो हम लोग CGS पद्धति में जान गए हैं कि CGS पद्धति में एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 1/4 पाई होता है, और यदि किसी बंद सतह के अंदर में 1 कूलम आवेश स्थित हो तो उस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान किसके बराबर हो जाता है, 4 पाई के बराबर होता है। तो ये आप नोट लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिए टॉपिक विद्युत विस्थापन जिसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। विद्युत विस्थापन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है और यहाँ पर मान लीजिए कि आवेश के बाद यहाँ पर कोई माध्यम है, और इस माध्यम की परावैद्युता हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन है। तो इसे जब विद्युत क्षेत्र गुजरता है तो ये माध्यम जो इस विद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, तो किसी भी माध्यम से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र किसी माध्यम से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र और उस माध्यम के परावैद्युता का जो गुणनफल होता है, किसी माध्यम से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र और उस माध्यम की परावैद्युता का एक गुणनफल का जो मान होता है, उसी को हम लोग विद्युत विस्थापन कहते हैं। और विद्युत विस्थापन को D से लिखते हैं, तो वेक्टर D बराबर होता है E × एप्सिलॉन। तो विद्युत विस्थापन का परिभाषा लिखिए, किसी माध्यम की परावैद्युता या विद्युतशीलता, किसी माध्यम की परावैद्युता या विद्युतशीलता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहते हैं। इसे वेक्टर D से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा बीमा AT L इनवर्स 2 होता है। यह एक सदिश राशि है। अब विद्युत विस्थापन का फॉर्मूला लिखिएगा कि अर्थात विद्युत विस्थापन बराबर माध्यम की परावैद्युता
और इनटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन और विद्युत क्षेत्र होता है वेक्टर, यानी कि यही आपका मेन फॉर्मूला है। आप चाहें तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान रख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, देखिए एप्सिलॉन इंटू किसी माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं हो सकता है क्योंकि माध्यम है, और क्यू बाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर आर कैप होता है। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाता है तो डी बराबर कितना हो जाता है 1/4 पाई और क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे आर कैप लिख देंगे। तो यह जो विद्युत विस्थापन का फॉर्मूला होता है दूरी और आवेश के पदों में होता है, और ये जो है माध्यम की परावैद्युता है और उसके पदों में होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे